हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से व्याकरण बुक, जिस बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ का ये जो चैप्टर है, इसका नाम है, ये चैप्टर नंबर है 3 और इसका नाम है प्रतिवेदन, परिपत्र, कार्यवृत्त और कार्यसूची और प्रेस विज्ञप्ति। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में इन सारे चीज़ हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो आप लोग को नहीं दी थी, कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से मेरे वीडियो आप लोग के पास पहुंचने में लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, तो जब भी जागो तभी सवेरा, है ना। तो आप लोग के लिए मैं क्लास 11 से, जिस बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो 11 और 12 के जो ग्रामर बुक है उसका नाम ही नहीं जानते हैं। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ, ये व्याकरण जो बुक है इसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें हम लोग 3rd चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिवेदन, परिपत्र, कार्यवृत्त, कार्यसूची और प्रेस विज्ञप्ति। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। प्रतिवेदन सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रतिवेदन शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। प्रतिवेदन शब्दों का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, जो इस प्रकार है, प्रति और वेदन। प्रति प्लस वेदन जोड़कर प्रतिवेदन बना है, जो समांतर जानकारी बृहत हिंदी कोश में प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, किसी कार्य आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि के बाद जो तैयार किया गया विवरण होता है, जो तैयार किया गया जानकारी होता है, उस जानकारी को अधिकारी के पास या किसी सभा आदि के सामने जो प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का क्षेत्र, मतलब प्रतिवेदन का जो जगह होता है, जो क्षेत्र होता है, वो किस प्रकार से हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। मान लो किसी क्षेत्र में दंगा हो गया है। आप लोग तो देखते हो, अक्सर स्कूल जाते होगे, आते होगे तो देखते हो, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो अक्सर दंगा फसाद होते रहते हैं। तो किन्हीं 2 प्रदेशों की सीमा के संबंध में विवाद हो गया है। जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें अक्सर 2 पक्ष होते हैं, एक जो करता है और दूसरा जिससे किया जाता है। तो 2 पक्ष वहाँ पर मौजूद होते हैं और उन्हीं लोगों में वाद विवाद, मार पीट, जो कुछ भी होता है चलते रहते हैं। तो कहीं पर जल संबंधी विवाद नीति है, तो कहीं आयात निर्यात समझते हो ना। जब हम अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में भेजते हैं और किसी दूसरे देश का सामान जब हम अपनी देश में मंगाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं, और अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में भेजकर उससे मुनाफा कमाते हैं, तो ये हमारा आयात निर्यात होता है। महंगाई कम करने के उपाय, मान लीजिए लगातार महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम करेंगे, इसका उपाय। उसके बाद अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति या किसी अन्य वर्ग विशेष की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किसी नेता, मंत्री या अधिकारी पर लगे आरोप की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन या जांच की विषय हो सकती है। मतलब प्रतिवेदन कई चीज़ों से हो सकती है, जो मैं अभी आप लोगों की व्याख्या बता रही हूँ। जब किसी विषय की जांच की जाती है या अध्ययन किया जाता है, जिसमें जांचकर्ता कई एक या अनेक सार्वजनिक अधिकारी, विशेषज्ञ, न्यायाधीश अथवा विशिष्ट व्यक्ति हो सकते हैं, इन सभी सिद्धांतों में जांच अथवा अध्ययन के विवरण और निष्कर्ष प्रतिवेदन ही कहलाएंगे।
इसके अतिरिक्त किसी कार्यालय, संस्थान, दल, मंत्रालय, विभाग अथवा अनुभाग के स्तर पर अनेक विषयों के संबंध में पूछताछ, जांच, विशिष्ट अध्ययन या छानबीन की आवश्यकता पड़ती रहती है और तत्संबंध एक या अनेक व्यक्ति, समिति या उप समिति, आयोग आदि अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो ये था प्रतिवेदन का क्षेत्र, जहाँ पर दंगा फसाद होता है, एक दूसरे के पक्ष में होते हैं, एक तो जिससे किया जाता है और दूसरा जो करता है, या कोई सभा होगी या कोई आयात निर्यात का होगा, या अल्पसंख्यक वर्ग होंगे, या कोई अनुसूचित जाति होगा, या सार्वजनिक जानकारी होगी, किसी न किसी चीज़ को लेकर होता है, उसको हम प्रतिवेदन का क्षेत्र मानते हैं। अब आए पहले हम लोग क्या पढ़े, प्रतिवेदन कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, दूसरा हुआ हमारा प्रतिवेदन का क्षेत्र, और जो तीसरा है वो है प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उस पे चलते हैं। तो प्रतिवेदन प्रकृति व प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के नामों से जाना जाता है। जो पहला है एक सदस्यीय प्रतिवेदन और दूसरा है सामूहिक प्रतिवेदन। तो सबसे पहले हम जो पहला है एक सदस्यीय प्रतिवेदन, इसके बारे में बताएंगे। इसमें एक व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन किया जाता है। कोई एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो होता है जिसमें अकेला सदस्य मैं शैली का प्रयोग करेगा। मतलब जब मैं लिख रही हूँ, मैं प्रतिवेदन लिख रही हूँ या आप लोग लिख रहे हो, तो यदि मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी, आप लोग लिख रहे हो तो भी मैं लिखूंगा। ये मैं शब्द शुरू करके ही प्रतिवेदन लिखा जाता है। तो उदाहरण जैसे मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ, मेरा विचार है या मेरी विचार है, इस तरह प्रतिवेदन का हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। प्रतिवेदन लिखने का यही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण तरीका है। जो दूसरा है सामूहिक प्रतिवेदन, इसमें एक से अधिक सदस्यों, चाहे वह समिति, उप समिति, आयोग, जांच दल आदि हो, इनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिवेदन किया जाता है। इसमें अन्य पुरुष वाचक शैली मतलब क्या होता है, जो बोलने का तरीका होता है, जो वाचक शैली एवं भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। भाव मतलब जिसमें भावना प्रकट होती है, जो दिल को छू जाता है, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, ऐसा मानने के अनेक कारण मौजूद है। जो हम सामूहिक प्रतिवेदन करते हैं, सामूहिक मतलब ग्रुप में करते हैं, बहुत लोग एक साथ मिलकर प्रतिवेदन करते हैं, उसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं कि ऐसा मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है, या ऐसा मानने के अनेक कारण मौजूद हो सकते हैं। तो ये था प्रतिवेदन के प्रकार। अब चलते हैं प्रतिवेदन के अंग। सबसे पहले हम क्या पढ़े, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, दूसरे में पढ़े प्रतिवेदन का क्षेत्र, तीसरे में पढ़े प्रतिवेदन का प्रकार, और चौथे में पढ़े प्रतिवेदन के अंग। सॉरी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, मेरा घर जो है ना एकदम रोड पर है, कितनी भी जंगला खिड़की बंद करूँ, कभी भी रात हो या दिन हो, हमेशा गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। तो कृपया इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, इसके लिए माफ़ कीजिएगा प्लीज़। अब चलते हैं प्रतिवेदन के अंग। प्रतिवेदन के निम्नलिखित अंग होते हैं। जो पहला होता है प्रकरण विशेष, दूसरा होता है मनोनीत या गठित जांचकर्ता, तीसरा होता है निश्चित अवधि, चौथा होता है अध्ययनकर्ता की अर्हता, पांचवा होता है प्रमाणिक साक्षी, साक्षी मतलब जो प्रूफ दिया जाता है, जिसको साक्षी मानकर काम किया जाता है, वो होता है। 6 नंबर में होता है अभिमत, और 7 नंबर में होता है अभिलेखबद्धता, उन लेखों के बारे में बांधना, बताना, किसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं और कहाँ तक लिख सकते हैं, इन सारे चीज़ों की व्याख्या अभिलेखता में लिखा गया है। तो ये थे हमारे प्रतिवेदन के अंग।
तो ये हमारा क्लास 11 से अभिव्यक्ति और माध्यम से तीसरा चैप्टर था प्रतिवेदन, परिपत्र, कार्यवृत्ति, कार्यसूची और प्रेस विज्ञप्ति। अब नेक्स्ट दिन हम इसी चैप्टर से जो बाकी रह गए हैं, अभी तो हम प्रतिवेदन पढ़ाए, इसके बाद हम चलेंगे परिपत्र में, कार्यवृत्ति में। इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं आप लोग को लिखा दूंगी जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों की ये वीडियो हेल्पफुल है या अच्छी लगी, बुरी लगी, जो कुछ भी है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।